कार्बन के दो एलोट्रॉप के बारे में तो हम जानते हैं, जो एक है ग्रेफाइट और दूसरा है डायमंड। कार्बन का एक थर्ड एलोट्रॉप भी होता है जिसे हम कहते हैं फुलरीन्स। ये जो फुलरीन्स हैं, ये थर्ड एलोट्रॉप हैं कार्बन के। अब ये देखिए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। अगर कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा सॉलिड फॉर्म में रह सकता हो तो इस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रॉपी। और ये जो सॉलिड्स, ये जो फॉर्म्स हैं सॉलिड्स के, वो सॉलिड के फॉर्म कहलाते हैं एलोट्रॉप्स। सेकंड क्वालिटी फुलरीन की जो इसे डायमंड और ग्रेफाइट से अलग करती है, वो है कि डायमंड और ग्रेफाइट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फिक्स नहीं होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं ग्रेफाइट के एक लेयर को बनाने के लिए या डायमंड के थ्री डायमेंशनल नेटवर्क को बनाने के लिए। लेकिन फुलरीन्स के केस में क्या होता है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये फिक्स्ड है। ये एक डिफाइंड नंबर है, उतने ही कार्बन एटम एक फुलरीन में रह सकते हैं। और सबसे जो इसका अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपका C60। C60 के केस में 60 कार्बन एटम्स हैं जो कि फुलरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो सभी कार्बन एटम्स हैं फुलरीन के केस में, ये ऐसे अरेंज होते हैं जैसे एक जाल की जो संरचना होती है, इस तरह से एज ए केज लाइक स्ट्रक्चर। और ये फुलरीन के केस में जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने देखा होगा फुटबॉल का जैसा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट एज सॉकर बॉल फुटबॉल का जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरह केज लाइक स्ट्रक्चर में एक कार्बन तीन और कार्बन से जुड़ा रहता है। और इससे एक फ्रेम जैसा एक स्ट्रक्चर आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसा फुटबॉल का फ्रेम अगर हम एज्यूम कर लें तो उस तरह के स्ट्रक्चर में फुलरीन बना होता है। इस केज लाइक स्ट्रक्चर में अगर हम यूनिट्स देखें तो वो हमें दिखेगा कि ये हेक्सागन टाइप यूनिट, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, और एक पेंटागन टाइप यूनिट। ये दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसमें। इन्हीं दो स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से वो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन्स जो कि इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर को बनाने में यूज किए जाते हैं वो हैं 20 हेक्सागन्स। और जो टोटल नंबर ऑफ पेंटागन्स यूज किए जाते हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो हैं 12 पेंटागन्स। सिक्सटी कार्बन एटम कंटेनिंग फुलरीन के अलावा 70 और 80 कार्बन एटम्स कंटेनिंग फुलरीन्स भी पाए गए हैं। इस केस में भी जो स्ट्रक्चर है वो वही पेंटागन और हेक्सागन से मिलकर बना होता है, जिसमें कि एक कार्बन एटम तीन और कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। हर एक कार्बन एटम तीन और कार्बन एटम से जुड़ा होता है। अब इसमें यह है कि ये जो हेक्सागन से पेंटागन से ये जब आपस में जुड़ते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि एक कार्बन एटम तीन और कार्बन एटम से जुड़ता चला जाता है और एक क्लोज केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फुलरीन जो नाम है, ये नाम एक फेमस आर्किटेक्ट थे जो जियोडेसिक डोम्स का स्ट्रक्चर, उन्होंने कई डोम्स का स्टील बेस्ड डोम्स का स्ट्रक्चर बनाया था। उनका नाम था आर बकमिंस्टर फुलर। आर बकमिंस्टर फुलर, इन्हीं के नाम पे फुलरीन नाम दिया गया, फुलर से फुलरीन। ये जो फुलर है यहाँ से फुलरीन नाम दिया गया। इसीलिए ये इन फुलरीन्स को एक अलग नाम भी दिया गया है। इन्हें हम बकी बॉल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बकी बॉल्स है ये आया हुआ है इस बकमिंस्टर से। दे आर ऑल्सो नोन एज बकी बॉल्स।
फ्लोरीन को एक बहुत ही सिंपल मेथड से बनाया जा सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये एक क्लोज चैम्बर है, क्लोज चैम्बर। इस क्लोज चैम्बर में दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यहाँ हाई वोल्टेज सोर्स से ये जुड़े हुए हैं। ये जो जुड़ा हुआ है ये हाई वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है। और इनके बीच में जो हल्का सा सेपरेशन रखा गया है, इस सेपरेशन के कारण क्या होगा, स्पार्किंग जनरेट होगी। स्पार्किंग जनरेट होने से हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, और हाई टेम्परेचर जनरेट होने से क्या होगा कि ये जो ग्रेफाइट है ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर यहाँ फुलरीन बनाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज का हम ध्यान रखते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर लेते हैं, ये एटमॉस्फेयर हमेशा क्या लेना चाहिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्यों इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्बन है ये आसानी से रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन के साथ, और अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए ये जो अंदर का जो इन्वायरमेंट लेंगे, ये इन्वायरमेंट क्या होगा, ये इन्वायरमेंट होगा इनर्ट एटमॉस्फेयर। और इस केस में हम क्या करते हैं, आर्गन का एटमॉस्फेयर लेते हैं जो बहुत ही लो प्रेशर पे, एट 0.005 टू 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर पे आर्गन गैस हम भर लेते हैं इसमें, और उसके बाद स्पार्किंग करते हैं। स्पार्किंग करने से यहाँ फुलरीन बनता है। और ये जो फुलरीन है, ये फुलरीन, इस फुलरीन को डिफरेंट मेथड से हम इसमें से फिल्टर कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू की फुलरीन बनाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि फुलरीन की प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या क्या है। फुलरीन के केस में कार्बन एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जैसा कि ग्रेफाइट के केस में होता है। तो हमें पता है कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, उस केस में एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वन फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बच जाता है हर एक कार्बन एटम के पास। तो अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा हर एक कार्बन एटम के पास, इस केस में इसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करेगी, वो प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। कि ये बहुत ही ये जो भी फुलरीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स, दीज आर कंडक्टर्स। फुलरीन का एक डोप कंपाउंड है C60K3। ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है अप टू हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये अप टू 30 केल्विन तक ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। फुलरीन सॉफ्ट ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स के साथ रिएक्ट करके सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स बनाने में यूज किया जाता है। फुलरीन के बहुत सारे यूजेज हैं, जिसमें कि सबसे पहला, इसकी पहली प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो ये एक गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर है तो इस केस में इससे वायर्स बनाए जा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो। और वो जो वायर होगा वो एटॉमिक थिकनेस का होगा, मतलब उसमें वो हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल थिकनेस के वायर्स बनाए जा सकते हैं, और अभी बनाए भी जा रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं नैनो वायर्स। नैनो वायर्स का एक पूरा जो फील्ड है, उसका सबसे पहला कंपाउंड जो हम कह सकते हैं, सबसे पहला मेंबर, वो फुलरीन ही था। सेकंड हम देख सकते हैं कि ये जो C60K3 है, C60K3, ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इस फुलरीन के हेल्प से सुपर कंडक्टर्स भी बनाए जा सकते हैं, और ये रिलेटिवली हाई टेम्परेचर तक इसमें सुपर कंडक्टिविटी रहती है। एक और अच्छी बात बता देना यहाँ जरूरी है, हमें पता है कि ये जो जितने भी कंप्यूटर और ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इसका मिनिएचराइजेशन हो रहा है, मतलब छोटा से छोटा कंपोनेंट बनाने की बात हो रही है। और छोटा कंपोनेंट बनाने में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत है कि ये जो चिप्स हैं कंप्यूटर के या जितने भी मोबाइल के या जो भी चीज़ें हैं, इसमें जो अनवांटेड हीट जो बाहर निकलती है, और वो हीट किसके कारण बाहर निकलती है, उस रेजिस्टेंस के कारण जो कि उसमें जो वायर्स यूज किए गए हैं वो प्रोवाइड करता है। तो अगर हम सुपर कंडक्टर्स यूज करें उस केस में, तो वहाँ क्या होगा, उस हीट से हमें छुटकारा मिल सकेगा। और तब
और तेजी से कंप्यूटर्स और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो और तेजी से प्रोसेस कर सकेंगे। इसके अलावा एक हम यूज देख रहे हैं कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स बनाने में यूज किया जाता है ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स के साथ। इसका जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, ये जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स हैं ये यूज किए जाते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें फुलरिन द्वारा बने गए सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स का हम यूज करते हैं। एक और जो पूरा एक फील्ड है जो कि इसके फुलरिन के बनने के बाद एराइज हुआ, उस फील्ड को हम जानते हैं किससे? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है ये पूरा का पूरा फील्ड एराइज हुआ जब से फुलरिन के बारे में हमने जाना। और नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि ये वो टेक्नोलॉजी जो नैनोमीटर रेंज में वर्क करती है, वर्क्स इन नैनोमीटर रेंज। तो और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम आए दिन कुछ न कुछ सुनते रहते हैं कि इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, मिनी रोबोट्स बनाए जा रहे हैं और मिनी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए बहुत सारे ये डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं जो कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करेंगे बॉडी के अंदर जाके। ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि ब्लड सिस्टम में सीधे इंजेक्ट कर दिए जाएंगे और वहीं पर दवा इंजेक्ट करेंगे जहाँ पर कि उसकी ज़रूरत है, पूरे बॉडी को उससे वो जो दवा हम यूज करते हैं उससे हार्म नहीं होगा। इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, इस समय नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का पूरा फील्ड जो है ये फुलरिन के डेवलपमेंट के साथ ही एराइज हुआ।